साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर अस्पताल। आज मैं आपसे मधुमेह पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हर वर्ष नवंबर माह को डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ अर्थात मधुमेह जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता रहा है और उसमें 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। इंसुलिन के खोजकर्ता मिस्टर फ्रेडरिक बेंटिंग, जिन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ सन 1922 में इंसुलिन की खोज की थी, बेंटिंग की जन्म दिवस 14 नवंबर को उनको सम्मान देने के लिए ये तिथि का चयन हुआ। इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को मनाने की शुरुआत सन 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने WHO के साथ शुरू करी ताकि पूरे विश्व की जनता को डायबिटीज़ से होने वाले जो स्वास्थ्य और धन की हानि है उसके बारे में सतत जागरूक किया जा सके। सन 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने भी इस दिवस को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा करी। 2006 में ही इस डायबिटीज़ दिवस पर एक लोगो का सार्वभौमिक यूनिवर्सल लोगो का खोजा गया, जिसका चित्र था ब्लू सर्किल, नीला वृत्त। ब्लू रंग इसलिए चुना गया क्योंकि ये आसमान का रंग भी था और ये संयुक्त राष्ट्र के झंडे का रंग भी था। साथ ही में इसका जो वृत्त आकार चुना गया, इसलिए चुना गया, वृत्त हमारे जीवन का, स्वास्थ्य का और एकता का प्रतीक है। हर वर्ष इस दिवस पर एक थीम अर्थात एक विषय का चयन किया जाता रहा है। इस वर्ष की थीम है नर्सेस एंड डायबिटीज़। उद्देश्य ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स की केयर में नर्सेस के योगदान के प्रति जनता जनार्दन को जागरूक रखा जा सके। साथियों, आज भारत में लगभग 7.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी डायबिटीज़ से पीड़ित है और अनुमान है कि 2045 तक 35 करोड़ की लगभग जनसंख्या, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो डायबिटीज़ से पीड़ित हो जाएगी। और ये लगभग अंदाज़ा है कि विश्व का हर 6ठा आदमी भारत का ही डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटीज़ की इतनी ज़्यादा पेशेंट्स होने की वजह से भारत को डायबिटिक कैपिटल भी कहते हैं, डायबिटीज़ की राजधानी भी कहते हैं। डायबिटीज़ शरीर में एक पैंक्रियास नाम की ग्लैंड होती है, जिसको अग्नाशय कहते हैं हिंदी में, और उसमें बीटा सेल्स होती हैं जिससे इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। इंसुलिन का कार्य ग्लूकोज को कोशिका के अंदर भेजना होता है और अगर इसकी मात्रा में किसी रूप में त्रुटि हो जाए, कम बने, खराब बने या उसको सब कुछ सही हो लेकिन वो किसी कारण से सेल के अंदर जा ना पाए, तो उसका कार्य जब बाधित हो जाएगा तो रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी और बढ़ करके धीमे धीमे पेशाब में भी शक्कर का निष्कासन शुरू हो जाएगा और इसीलिए इसका नाम हिंदी में मधुमेह है। डायबिटीज़ मेलिटस है। डायबिटीज़ माने हो गया मीठा और मेलिटस माने हो गया बहना। तो पेशाब में शक्कर का बहना इसका मुख्य लक्षण पाया गया था उस समय, और इसलिए इसका नाम मधुमेह रखा गया। डायबिटीज़ एक अक्सर पाई जाने वाली गंभीर, महंगी परंतु नियंत्रण में लाई जाने वाली बीमारी है और इससे हम अगर प्रयास करें शुरू से तो हम इससे बच भी सकते हैं। दक्षिणी एशिया में खास करके भारत के लोगों में डायबिटीज़ व कोलेस्ट्रॉल के स्तर में गड़बड़ी का होना ज़्यादा पाया जाता है और ये जेनेटिकली देखा गया है कि यहाँ के लोग ज़्यादा इसके लिए प्रोन हैं। यहाँ पश्चिमी देशों के मुकाबले डायबिटीज़ होने की उम्र भी कम है,
इवन 20 से 40 वर्ष के युवाओं में भी डायबिटीज़ का होना पाया जा रहा है और कम वजन के लोगों में भी डायबिटीज़ मिल जाती है। यहाँ पर देखा गया है कि BMI 23 पर भी डायबिटीज़ का होना पाया जाता है, जबकि यूरोपियन का एवरेज BMI 25 के ऊपर है और वहाँ पर एवरेज आयु डायबिटीज़ की 50 से ऊपर है। हमारे यहाँ इसका कारण जो संभावित पाए गए हैं वो गर्भवती माँ का कुपोषण है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्तनपान न कराना है, विटामिन D की कमी है और वेस्ट हिप रेशियो का बढ़ा होना है, अर्थात एब्डोमिनल ओबेसिटी होनी है। वेस्ट सरकमफ्रेंस पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से कम और औरतों में 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। वेस्ट हिप रेशियो यदि पुरुषों में 0.85 से ज़्यादा और महिलाओं में 0.80 से ज़्यादा है तो ये एब्डोमिनल ओबेसिटी को बताती है, जो डायबिटीज़ का एक कारक हो सकता है। साथ ही में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब दिन भर बैठे रहना और कोई भी शारीरिक मेहनत या एक्सरसाइज न करना तथा जंक फूड और असंतुलित आहार का सेवन भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। 27 नवंबर को इसी माह की 27 नवंबर को विश्व मोटापा दिवस भी मनाया जाएगा और मोटापा जो कि डायबिटीज़ की कई अन्य बीमारियों के साथ साथ डायबिटीज़ का भी एक बहुत बड़ा कारक है, इसके प्रति भी जागरूकता दी जाएगी तो मोटापे से बचना भी डायबिटीज़ से बचा सकता है। डायबिटीज़ एक खामोश हत्यारा अर्थात साइलेंट किलर बीमारी है, अर्थात इसका पता ज़्यादातर हम लोगों को सामान्य मेडिकल चेकअप के दौरान पता लगता है। अक्सर उसे कोई ख़ास लक्षण नहीं होते हैं या हम किसी अन्य तकलीफ़ों जैसे पेट दर्द, दांत दर्द के लिए दिखाने गए या किसी और चीज़ के लिए दिखाने गए और सामान्य जांचों में ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ होना, डायबिटीज़ का होना पता लगता है। कभी कभी कुछ स्थितियां मिलती हैं जब मरीज संकेत लेकर के आता है बीमारियों के, और तो हम लोग सोचते हैं कहीं इसको डायबिटीज़ की वजह से तो ये नहीं हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति विभिन्न तकलीफ़ों को लेके आ रहा है, उसका वजन BMI बढ़ा हुआ है, 23 या 23 के ऊपर है, साथ में जो है उसकी उम्र 45 से ऊपर है, तो संभावना है उसको डायबिटीज़ हो सकती है। पेशाब में बार बार संक्रमण का होना, औरतों के यूरिनोजेनिटल मतलब पेशाब और बच्चेदानी के आसपास कोई संक्रमण का बार बार होना, पुरुषों में नपुंसकता का होना, नज़रों का तेज़ी से बार बार घट जाना, असमय मोतियाबिंद होना, मानसिक तनाव होना, शारीरिक शरीर में बार बार विभिन्न तरह के संक्रमण होना, उसमें फंगल इन्फेक्शन स्किन में या TB आदि जैसे संक्रमण होना बार बार। और कुछ ये होता है जैसे माँ को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का बढ़ा हुआ निकलना, जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, या पैदा हुए बच्चे का वज़न 4 किलो से ज़्यादा निकलना, ये संभावित डायबिटीज़ माँ में होने की तरफ इंगित करता है। इसी तरह से कहते हैं कि कुछ जोड़ों में दर्द होना, जैसे शोल्डर पेन होना, तो हाथ उठाने में शोल्डर में पेन होना, तो ये भी डायबिटीज़ का एक लक्षण हो सकता है। कुछ लोगों के वो स्किन में टैग्स निकलने लगते हैं, खास करके गर्दन गाद की स्किन में, वो भी एक इंडिकेटर हो सकता है कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। ऐसे ही कहते हैं कि घाव हो जाना और देर में भरना या ना भरना, ब्लड प्रेशर का होना, कोलेस्ट्रॉल का स्तर का गड़बड़ निकलना, विभिन्न तरह की खून की नलियों की बीमारियों का इंगित होना, जैसे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का होना। कुछ और भी ऐसी बीमारियां होती हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंगित करती हैं, जैसे एकेंथोसिस निग्रिकेंस का होना, स्किन टैग का होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का होना इत्यादि। इस तरह से कई इंडिकेटर्स हम लोग को मिलते हैं कि हम लोग शक करते हैं कहीं इनको डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग मरीज को शुगर टेस्ट कराने की ज़रूर सलाह देते हैं। अगर ऐसा हम लोग को मिलता है और शुगर में निकलता है तो हम लोग उसको डायबिटीज़
के लिए पुष्ट करके फिर उसको इलाज की तरफ और डायबिटीज़ के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी कुछ जटिलताएं लेकर के डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, उनको पहले से कोई लक्षण नहीं होते हैं, कोई इस तरह के इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, अचानक कुछ जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। और जटिलताएं ये क्यों पैदा होती हैं? ये डायबिटीज़ के लंबे समय तक बने रहने से, खास करके टाइप 2 डायबिटीज़ के, खून की नलियों की जो अंदरूनी सतह है वो ख़राब होने लगती है और उसकी वजह से माइक्रो और मैक्रोवैस्कुलर डिजीज़ का जन्म होता है। अगर माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, महीन खून की नलियाँ ख़राब होने लगती हैं, तो उससे गुर्दे की बीमारी जिसको नेफ्रोपैथी कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की बीमारियाँ जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं, आँख की बीमारी जिस रेटिना जो होता है आँख का पर्दा, उसमें बीमारी आ जाती है, उसको रेटिनोपैथी कहते हैं। और डायबिटिक फुट मतलब फुट में अल्सर, पैरों में अल्सर की बातें होने लगती हैं, उसमें घाव होने लगते हैं, तो उसको डायबिटिक फुट, ये 4 बीमारियां माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से होती है, वैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होती है। साथ में मैक्रो जो होती हैं वैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, उसमें एक आप पहले से परिचित हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से भी होती हैं, एक सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से आप परिचित हैं कि हृदय की कोरोनरी आर्टरी में बीमारी होने की वजह से जो चेस्ट पेन और आदि लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम लोग चेस्ट पेन वाले में जान ही चुके हैं। सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ में अक्सर इस्कीमिया या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जिसकी वजह से फालिस गिरती है। और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में पैरों में टहलने या सीढ़ी चढ़ने या दौड़ने के दौरान पैरों में मांसपेशियों में दर्द उठना, पैरों में झुंझुनापन आना, ठंडापन महसूस होना, पैरों में अल्सर हो जाना इत्यादि मिलते हैं। वहीं न्यूरोपैथी में पैरों में सुन्नपन होना और कहते हैं कि उसमें एहसास में दर्द या छूने की एहसास में कमी आना, कभी और नपुंसकता का होना, पेट खराब रहना इत्यादि। कभी कभी दर्द का एहसास बढ़ा हुआ भी महसूस होता है, जैसे इसको हाइपरेस्थेसिया भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम ध्यान देते हैं कि ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको जांचा जाए और ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जाए। उन ब्लड शुगर ही कंट्रोल नहीं किया करना है, साथ में उसमें कोलेस्ट्रॉल और डाइट और ब्लड प्रेशर इत्यादि का भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर शुगर में हम इसको याद करने के लिए ABCDE के रूप में याद कर सकते हैं। A फॉर हीमोग्लोबिन A1C, अर्थात हमारा हीमोग्लोबिन A1C नॉर्मल होना चाहिए। ये नॉर्मल होता है 6.5 के नीचे और ये पिछले 3 महीने का शुगर का एवरेज बतलाता है। 6.5 से 7 के बीच में प्री डायबिटिक स्टेज है, मतलब आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आप अलर्ट हो जाइए। और 7 के ऊपर तो आपको डायबिटीज़ है ही। ब्लड प्रेशर, B फॉर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हमारा 130/70 के नीचे मेंटेन होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में 3 बड़े सेगमेंट हैं। LDL 100 के नीचे मेंटेन रहे। HDL ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये 40 से ऊपर मेल में, 50 से ऊपर फीमेल में होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड 150 से नीचे होना चाहिए। D फॉर डाइट एंड वेट करेक्शन, जो आपकी डाइट है वो डायबिटीज़ के हिसाब से उसको करना है, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है। और आपका वज़न ज़्यादा है तो वेट को नॉर्मल पर लाना है, अगर अंडर वेट है तो उसको नॉर्मल वेट की तरफ लाना है। एंड ड्रग्स इफ़ रिक्वायर्ड, अगर दवाइयाँ यदि ज़रूरी पड़ती हैं, केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका नहीं चलता है। और एक्सरसाइज, E फॉर एक्सरसाइज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और अपने स्मोकिंग को, अपने टोबैको के किसी स्रोत को, अल्कोहल को, सबको आपको कट करना है। अगर हम इसको मेंटेन करते हुए अगर हम अपने जीवन का यापन करते हैं और स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल करते हुए अपने ब्लड प्रेशर और शुगर उसको कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को, तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमारा ख्याल है कि आपको जानकारी इससे अच्छी लगी होगी। अब डायबिटीज़ के ऊपर अन्य जानकारियां आपको अगले वीडियो में बतलाएंगे।
आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।